नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। जैसा कि मैंने बताया था कि हम कंटिन्यू करेंगे आपके 2 सितंबर को जो रीनेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपका पार्ट 5 और आपका अगेन स्वागत है फिर से स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस में। और भी जो भी डाउट होगा आपका वो पुट कर दीजिएगा कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप जो भी आपके भाई बंधु है जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका मेनली आया है डिजास्टर सेक्शन से। अब इसमें पूछा है कि कौन सा आपका मोस्ट रिसेंट कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, ठीक है, ग्लोबल इम्पैक्ट, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है पर हम देख सकते हैं कि कौन सा शायद होगा। चलिए चेक करते हैं। उसके लिए पहले देखिए, सबसे पहले दे रखा है इसमें CDRI, देन इंटरनेशनल बिग केट अलायंस, फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मिसल। देखिए, ये क्वेश्चन मेनली आपका आता है डिजास्टर सेक्शन से, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चारों चीज़ें होती क्या है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन की बखिया उधेड़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि यही मेरा फंडा यही है कि आप क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट जानो ढेर सारे जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब CDRI क्या है? CDRI आपका देखिए मेनली 2019 में एक समिट हुआ था, क्लाइमेट एक्शन समिट, ठीक है। उसमें PM नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने 2016 में एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की, उसमें भी इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो आपका न्यू दिल्ली में स्टेट है, ठीक है। न्यू दिल्ली में आपका प्रेजेंट है जो इसका सेक्रेटरीट है, सचिवालय। और ये मेनली मोदी जी द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। अब इसका जो आपको दिख रहा होगा टेन्योर 2019 के आसपास है। अभी रिसेंट तो नहीं हुआ। अब हम बात करें तो इंटरनेशनल बिकेट अलायंस, ये आपका अभी रिसेंटली 2023 में इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या था? जो भी आपके केट स्पीसीज हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो मेनली आपके जो टाइगर होते हैं, लॉयल लिपोर्ड या फिर स्नो लियोपार्ड, ये सारी चीज़ें, ये सारे इनको कंजर्व करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ये भी आपका इंडिया का ये इनिशिएटिव है एट ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म। अब बिग केट अलायंस में आपको क्या ध्यान रखना है, आपके काम की चीज़, एक तो मेनली कि इसके अंदर कौन कौन सी केट स्पीसीज आती है, ठीक है। तो इसमें मेनली 7 केट स्पीसीज है। कौन कौन सी? आप नाम ध्यान से सुनना। एक आपका हो गया टाइगर, एक हो गया लोयन, फिर एक हो गया आपका लियोपार्ड, देन स्नो लियोपार्ड, फिर आपका एक पूमा, देन जेगुआर, फिर हो गया आपका चीता, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए हो गए 7। क्या है? टाइगर, लोयन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता, ये सारे हैं। इनको कंजर्व करने की बात की गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके इंडिया में 5 ये पाए जाते हैं, ठीक है। सातों नहीं पाए जाते लेकिन 5 पाए जाते हैं। 5 कौन कौन से? आपका टाइगर हुआ, लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड है, ठीक है, चीता है और लोयन। ये 5 स्पीसीज आपके इंडिया में पाई जाती है नेचुरली। तो ये बात थी आपके इंटरनेशनल बीकेट अलायंस में, ये 2023 में आया था, ये रिसेंटली। और अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाई इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। एक ग्लोबल स्टेज पर जो अपना नाम है काफ़ी ऊपर है इस मामले में, ठीक है, सोलर एनर्जी के मामले में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गवालपाड़ी गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम NCR रीजन में, गुड़गांव है, वहाँ पर लोकेटेड है। मेनली ये इनिशिएटिव आपका इंडिया के साथ में, इसमें कौन था कोलेबोरेशन में? फ्रांस, फ्रांस कंट्री ने साथ मिलकर इंडिया ने इसको लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। और ये 2015 के जो पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था UN का, उसमें इंट्रोड्यूस किया था। फिर फोर्थ वन आता है आपका मिशन लाइफ। मिशन लाइफ देखिए, ये आपका 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोग्राम। इसमें आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो लाइफ स्टाइल है उसको प्रमोट करने के लिए शायद ये मिशन लाइफ
को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? इंटरनेशनल बीकेट अलायंस है, जो अभी रिसेंटली का 2023 में ग्लोबल परफॉर्मेंस, मतलब समझ रहे हो कि ग्लोबल लेवल पर आपका इंडिया के द्वारा कंट्रीब्यूशन है रिसेंट, बाकी ये पुराना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्लस में इकोलॉजी का कंसेप्ट जोड़कर। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बना रहे हैं एनटी वाले भी, यार हद है, कोई नहीं, अपन को पढ़ने से मतलब है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जानते हो क्या होता है? आपके जो फ्यूचर जनरेशन है उनको ध्यान में रखते हुए आप नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करना, वो आपका होता है मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसमें आपके अलग अलग एलिमेंट्स या फिर प्रिंसिपल आते हैं, कह सकते हैं एक टाइप से, ठीक है। कौन कौन से आप याद रखना, आप 6 के 6 प्रिंसिपल। एक तो आपका सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो वैसी बात है कि सस्टेनेबल यूज तो होगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है। अब इंटीग्रेशन में आपका मेनली आता है इंटर डिपेंडेंसी, ठीक है, वो इसके अंडर आता है। देन इंटरजनरेशनल और इंटरजनरेशन इक्विटी। फिर आपका जो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती है। अब क्वेश्चन में एक बार ध्यान से आप समझते तो आपको ये प्रिंसिपल नहीं भी पता होते तो थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं है। बायोफिजिकल लिमिट्स इसके अंडर आता है, क्योंकि इकोलॉजी में आपको पता है कि जो भी स्पीसीज होती है उनको रहने के लिए हैबिटेट चाहिए होता है। तो हैबिटेट वो उसकी बायोफिजिकल लिमिट ही होती है, एक तरह से आप कह सकते हो नीचे, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही मेन कंसेप्ट है कि जब हम ओवर एक्सप्लोटेशन करते हैं ये फॉरेस्ट है या फिर जो भी हैबिटेट होता है इकोलॉजिकल या कोई इकोसिस्टम का, उसको कंजर्व करने की बात, तो बायोफिजिकल लिमिट इसका पार्ट होगा। फिर इंटरडिपेंडेंस, ये वैसी बात है, इसका पार्ट होगा। इसमें आपको इंटीग्रिटी के साथ में, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भरता के साथ में काम करना होता है। और इकोलॉजिकल जस्टिस, ये भी इसका पार्ट होगा। बट डिपेंडेंस इसके अंडर नहीं आ सकता, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। डिपेंडेंस, तो इसका आंसर आपका डिपेंडेंस होगा। और ये आपके जो 6 प्रिंसिपल है, इन फ्यूचर में भी इन 6 प्रिंसिपल से क्वेश्चन आपको पूछ ले कि कौन सा प्रिंसिपल है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना प्रिंसिपल्स को, और इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ये अगेन आपका जियो साइंस यूनिट है उससे पूछा है। अब इसमें मेनली जो चीज़ें थी, अब इसमें पकड़ने की जो चीज़ थी, ठीक है, जिससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, वो थी आपका गेलविंड। गेलविंड क्या होता है? गेलविंड, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये मेनली आपके यूएसए या नासा के द्वारा यूज़ किया जाता है ये टर्म गेलविन, जो कि हरिकेन्स में जो फ्लो होने वाली, हरिकेन के टाइम जो फ्लो होने वाली विंड होती है वो आपकी गेलविंड्स होती है। अब इनको गेलविंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी स्पीड हाई होती है, ठीक है। अब गेलविंड की कुछ मैं बातें बताता हूँ आपको। एक तो ये स्ट्रॉन्ग तो होती है जैसा कि मैंने बताया, फिर ये आपके परसिस्टेंट होती है, ठीक है, लंबे टाइम तक चलती, सस्टेन करती है खुद को। और इनकी जो स्पीड है वो 50 से लेकर के 100-102 किलोमीटर पर आवर कह सकते हो आप। अगर माइल में आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो 31 से लेकर के 63 माइल पर आवर, ठीक है, एच पर आवर, याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे विंड्स की स्पीड को हम कौन सी स्केल पर मेजर करते हैं आपको पता होना चाहिए, भी बफट स्केल, ठीक है, बफट स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। विंडरोज से रिलेटेड भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये चीज़ें भी आप ध्यान रखना, ठीक है। बफट स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेनली ये चलती है आपके
किस टाइम? हरिकेन टाइम, जब हरिकेन आता है, ठीक है। हरिकेन आपका साइक्लोन का एक टाइप है। अब बेसिकली साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन जो कि आपको पूछा है, आपको पता होगा साइक्लोन एक लो प्रेशर रीजन है, ठीक है। बाहर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से जो हवाएं हैं वो अंदर की साइड आएगी, लो प्रेशर की साइड, ठीक है। तो फिर इसकी जो नदर्न हेमिस्फीयर है और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग डायरेक्शन होती है। इसका उल्टा होता है आपका एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में आपका हाई प्रेशर होता है सेंटर में, और बाहर होता है लो प्रेशर। तो हवाएं आपकी सेंटर से बाहर की तरफ जाती है, पेरीफेरी की तरफ। तो ये चीज़ें हैं आपके साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में। तो अब ए को आप 4 से मैच कर दोगे, ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर रीजन है। तो ए को 4 से मैच करोगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। फिर रही बात, जैसा कि मैंने बताया था, गेल विंड से आपके हरिकेन से रिलेटेड थी, ये चीज़ थी जो आपको शायद में भी नहीं लग सकती होगी, इसलिए इसको पकड़ना जरूरी था। तो ये सी आपका 1 से मैच होगा, तो आपका ऑप्शन 2 भी इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हम बात करें तो थंडरस्टॉर्म क्या होता है? थंडरस्टॉर्म आपका एक टाइप से हम कह सकते हैं कि ऐसा तूफान जिसमें आपके लाइटनिंग भी होती है, ठीक है, बिजली कड़कती है, ठीक है, और बहुत ही हेवी रेन के साथ तूफान भी आता है। तो इसका हो जाएगा आपका ब्रीफ बट इंटेंस स्टॉर्म विद रेन एंड लाइटनिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको पकड़ो, ठीक है। रेन और लाइटनिंग इसमें दोनों देखी जाती है आपके थंडरस्टॉर्म में। तो आपका बी का हो गया 3, बी का 3 हो गया, तो आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और टोर्नाडो है, टोर्नाडो आपका स्मॉलेस्ट होता है बट मोस्ट वायलेंट वेदर डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए होता है बट काफ़ी वायलेंट होता है टोर्नाडो। तो ये था इस क्वेश्चन में, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा 4। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका इकोलॉजी ब्रांच से है। देखिए इकोलॉजी में अब की बार ये क्वेश्चन अच्छे खासे आए तो थे ही, ठीक है। मैंने रिसेंट के जो पिछले वाली जो क्लासेस थी उसमें बताया था आपको, और भी ढेर सारे मैंने जो जेरफ सीरीज के लेक्चर्स लिए थे उनमें भी मैंने आपको बताया था कि इस बार इकोलॉजी को आपके इवोल्यूशन के साथ में मर्ज करके क्वेश्चन पूछे थे, और ये काफ़ी नया तरीका था, ठीक है, एनटीए का क्वेश्चन पूछने का। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था कि कंट्रीब्यूशन बताना, आपको स्टार्टिंग किसका था, ठीक है, और रिसेंट कंट्रीब्यूशंस उनको ऑर्डर में अरेंज करना था। तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ऐसी ज़रूरत थी, आपने ईपी ओडम का नाम सुना होगा, ठीक है, ईपी ओडम, क्योंकि आप उनकी जो इकोलॉजी की बुक होती वो भी आप आपके मास्टर्स या, ठीक है, पीएचडी के जो कोर्स वर्क होते हैं उनमें आप पढ़ते हो ईपी ओडम की जो बुक है, ठीक है। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा कि ये बुक ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, ठीक है, 1950 के आसपास इनका जो कंट्रीब्यूशन था ईपी ओडम का, वो आपका मोस्ट रिसेंट कंट्रीब्यूशन आपका ईपी ओडम का ही के 20th सेंचुरी में देखा जाता है इकोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन थर्ड था वो आपका कट हो जाता है, क्योंकि रिसेंट कंट्रीब्यूशन में आपके ईपीओडम सबसे पहले आता है, ठीक है। और जो सबसे अर्लीस्ट कंट्रीब्यूशन होता है इकोलॉजी के फील्ड में वो आपका मेनली देखा जाता है जोफ्रे सेंट हिलरे, इनके द्वारा, ठीक है। ये आपके लगभग स्टार्टिंग में इन्होंने काम शुरू किया था 19th सेंचुरी में, ठीक है, जब 1800 के टाइम का पीरियड था, उस टाइम हिलरे आपके काम करते थे इकोलॉजी के फील्ड पर। फिर उनके बाद आपके हिकल है, हेंस हिकल, जिन्होंने आपको इकोलॉजी टर्म है, इकोलॉजी टर्म वो आपका 1866 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ये भी आपके एक तरह से पायनियर की तरह ही इस फील्ड में आए थे इकोलॉजी में। देन हम देखें तो हिलरे, उसके बाद में हिकल, तो डी और, ठीक है, रीचर, ठीक है, उसके बाद में रीचर है, ठीक है, हिकल है, हिकल से पहले हम रीचर को रख सकते हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये आपके ऑप्शंस डिजाइन नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट होगा, रीचर को रखते हैं हम, हेंस रीचर। हेंस रीचर ने क्या किया था कि ये आपके इकल के साथ ही कंपैरिजन करके आपके काम करते थे। अब देखिए इसको अरेंज करें तो आपका सबसे पहले आ गया हिलर, देन उसके बाद में आ गया आपका रीचर, देन उसके बाद में आपका हिकल, देन नेक्स्ट वन आपका टेंसले, ठीक है। टेंसले, टेंसले ने क्या किया था, इन्होंने
आपका जो टर्म है इकोसिस्टम टर्म ये इंट्रोड्यूस किया था 1935 में। क्या रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टेंसले के बाद में आपका ओडम आ गया, तो आपका ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा और भी आप इसे क्वेश्चन के बारे में और देखना। ये साइंटिस्ट हैं, उनका और क्या क्या रोल है इकोलॉजी के मेन फील्ड में, ठीक है। इनके द्वारा जो प्रपोज थ्योरीज है, अगर कोई स्टेटमेंट्स है, ठीक है, वो आप एक बार चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका NAPCC से पूछा है। NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, 2008 में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम आपके जो प्रधानमंत्री थे कौन से, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसमें ढेर सारे मिशन है, ठीक है, मेनली आपके 8 मिशन है। अब आपको पूछा है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंडर आपके कौन कौन से मिशन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक आठ मिशन कौन कौन से है सबसे पहले तो, फिर वो किस किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं वो बात है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखो सबसे पहले आता है आपका सोलर पावर मिशन है, ठीक है, सोलर पावर मिशन है, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल पावर, ठीक है, रीन्यूएबल पावर मिनिस्ट्री के अंडर आता है सोलर पावर मिशन। देन हम बात करें तो आपका जो एक मिशन है एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी पर, एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये आपका मेनली आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय उसके अंडर आता है। तीसरा मिशन जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल हैबिटेट, सॉरी डेवलपमेंट नहीं, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, वो आपका आता है मेनली मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके उसके अंडर आता है। फिर चौथा मिशन है वो आपका वाटर मिशन, वाटर मिशन है, नेशनल वाटर मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज उनके अंडर आता है। फिर पांचवा आपका जो मिशन है वो आपका हिमालय इकोसिस्टम है, उसको कंजर्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और जो आपका सिक्स्थ है वो आपका स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये दो मिशन आपके DST के अंडर आते हैं, याद रखना आप, DST या फिर हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके अंडर। फिर सातवां मिशन है वो आपका मिशन जो ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन है, ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ अपना एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देन उसके बाद हम बात करें तो आठवां मिशन है वो आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर है, जो कि आपका मेनली कृषि मंत्रालय या फिर हम कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उसके अंडर आता है। तो ये सारे मिशन है और ये इनकी मिनिस्ट्रीज। तो आप याद रखना मिनिस्ट्रीज, कई बार बच्चे क्या मिशंस पढ़ लेते हैं, उनके टारगेट्स भी पढ़ ले सकते हैं, मतलब क्या क्या हमारे बाउंड्री सेट कर रखी है, कब तक हमको क्या क्या अचीव करना है। बट मिनिस्ट्रीज एक बार देख लेना, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन, क्योंकि 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें भी ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा था, वही कंसेप्ट आपका वापस 2 सितंबर को रिपीट हुआ था। तो इसमें कौन सा है कि सस्टेन ऑन द हिमालयन इकोसिस्टम और स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये दो है, बी और डी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनोवाई स्पीसीज के रिगार्डिंग पूछा है। ये आपका क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री सेक्शन से आया है। अब NOx स्पीसीज एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि NOx स्पीसीज कौन कौन सी होती है, ठीक है। NOx स्पीसीज होती है आपके जो सम ऑफ NO और NO2, इन दोनों का जो सम होता है NOx इक्वल टू NO प्लस NO2, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों का सम आपका नॉक्स स्पीसीज के अंडर आता है। फिर NOy जो स्पीसीज होती है इसमें आपका जो नॉक्स स्पीसीज होगी सारी सारी, ठीक है, और आपके जो सारी सारी ऑक्सीडाइज एटमॉस्फेरिक ओड नाइट्रोजन स्पीसीज होती है उनका सम, ये सारी आपके NOy स्पीसीज के अंडर आती है। अब ये जो ओड नाइट्रोजन स्पीसीज हैं ऑक्सीडाइज, ठीक है, कौन कौन सी, ये आप एग्जांपल देखिए जिससे ये क्वेश्चन पूछा था कि आपके NO2 हुआ या फिर NO हुआ या HNO3, फिर परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। फिर हम बात करें तो
जो आपके नाइट्रेट के रेडिकल्स होते हैं, फिर पेंटाऑक्साइड N2O5, फिर HONO, ठीक है, फिर HNO2 कह सकते हो आप, और देन नाइट्रेट है, इथाइल नाइट्रेट या इथाइल नाइट्रेट। तो ये सारी की सारी स्पीसीज इसके अंडर आती है आपके NOY के अंडर, ठीक है, NOY स्पीसीज के अंडर। देन आपका जो NOZ क्या होता है, देखिए जो NOY स्पीसीज होती है उनमें से अगर आप NOx स्पीसीज को निकाल दोगे, ठीक है, नॉक्स स्पीसीज यानी कि इन दोनों को हटा दो, फिर जो बाकी बची वो सारी की सारी आपके NOZ के अंडर आ जाएगी, ठीक है। इन फ्यूचर मेरे को लगता है कि इस कंसेप्ट पर आपके वापस क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारी बातें थी इस क्वेश्चन में, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन आते थे नल और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन पर, लेकिन काफ़ी इजी आता था। लेकिन अब की बार अच्छा क्वेश्चन आया था, ये अच्छे सारे मतलब अच्छे खासे स्टेटमेंट देकर आपको घुमाया गया था। देखिए आपको पूछा है कि ट्रू बताना आपको। अब ट्रू में देखें तो आपका जो स्टेटमेंट वन है वो बोलता है कि आपके दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस, एक होता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस होता है उसमें जो आपकी पॉपुलेशन की जो मीन वैल्यूज होती है वो आपकी इक्वल होती है, ठीक है, 1 या 2 हम कह सकते हैं। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसमें आपका जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर उनकी जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है, यही बात है। तो वो ऑप्शन आपका जो ए स्टेटमेंट है वो करेक्ट था। अब इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर तो डायरेक्ट आपको मिल गया होगा, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर आपका। ई भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर एक हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट होता तो दूसरा अपने आप एक्सेप्टेड हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो अल्टरनेटिव आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसे ही इसका वैसे वर्षा होता है, ठीक है। बीच की सारी स्टेटमेंट आपकी गलत है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अगर दोनों हाइपोथेसिस, अगर देखिए बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि दोनों हाइपोथेसिस कैन बी एक्सेप्टेड रिजेक्टेड फॉर एनी गिवन सिचुएशन बेस्ड ऑन डाटा एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर एक एक्सेप्टेड है तो दूसरा रिजेक्टेड होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते एक टाइप पर, साइमल्टेनियसली हो सकते हैं बट एक साथ नहीं हो सकते। फिर आपको यहाँ पर देखिए सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि जो क्रिटिकल वैल्यू है ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग टू रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो आपका एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करता है तो वो रिजेक्शन फेस करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जो आपका रिजेक्शन रीजन में होगा वो आपका रिजेक्शन फेस करेगा, जो एक्सेप्टेंस रीजन में होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर इस हिसाब से ये आपका सी ऑप्शन वो भी इनकरेक्ट हो जाता है। और डी में हमारे बात की गई थी कि नल हाइपोथेसिस के आपके दो टेस्ट होते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका वन टेस्ट होता है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर नल हाइपोथेसिस आपका वन टेल्ड है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी आपका वन टेल्ड होगा, ठीक है। अगर ये टू टेल्ड है तो ये भी टू टेल्ड होगा। ये सारी बातें थी इस क्वेश्चन में करने को, तो आपका ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार जो मैंने आपको करेक्ट करके जो स्टेटमेंट बताई उनको आप एक बार नोट डाउन कर लेना या ध्यान से सुन लेना ताकि आप आगे गलती ना करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेनली इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन से पूछा है। अब इसमें देखिए इंस्ट्रूमेंट्स मैं अभी आपको बता देता हूँ नॉर्मली, बट हर एक टूल पर या फिर इंस्ट्रूमेंट पर आपके अलग एक छोटा छोटा लेक्चर हो सकता है जिसमें आपके जो भी इनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या फिर कंसेप्ट है वो आपके डिस्कस किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मतलब बहुत बार, ठीक है, हर साल ही लगभग आप मान लो इस सेक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक तो आपका रहा एक्सआरएफ, ठीक है, एक्सआरएफ आपको सिंपल सा पता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, ठीक है, एलिमेंट को एनालिसिस करने की, ठीक है। जबकि जो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है वो आपकी कौन सी है, एक्सआरडी। फिर क्रिस्टलोग्राफी मेनली आपके, रुकना सॉरी, ठीक है, हाँ, तो आपका जो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है वो आपका ICP-OS है, ठीक है, जो कि मेनली आपका यूज़ होता है हेवी मेटल के एनालिसिस में। हेवी मेटल के एनालिसिस में आपका ICP-OS का यूज़ किया जाता है जो कि आपके डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। और जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है वो आपके कौन सी है, वो आपके XRD, हाँ, ठीक है। और कलरोमेट्रिक टेक्निक होती है वो एलिमेंट एनालिसिस के लिए, वो आपका UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी,
स्कोपी मेनली कलर मेट्रिक टेक्निक में यूज़ किया जाता है इसका। फिर हम बात करें तो जो क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक होती है वो आपकी कौन सी होती है, XRD, ठीक है, एक्सरे डिफ्रेक्शन। अब इसमें जो आपका ब्रेग इक्वेशन है, जिसका आपका दिसंबर जो 2023 में इक्वेशन आया था ब्रेग इक्वेशन पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो आपका ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए का 4, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस है, YCPOS है, फिर बी का 3 क्रिस्टलोग्राफी है, XRD, देन डी का 2 और सी का 1 XRF हो गया। XRF आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होता है एलिमेंट के एनालिसिस में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट के बारे में पूछा था कि कौन कौन सी सॉइल। अगर देखिए आप सॉइल पर आ गए ना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉइल। तो इसमें क्या पूछा है कि आपको अरेंज करना है इनको ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट के ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो पीट सॉइल्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा आपका ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्स है और ये पीट सॉइल्स है आपके ओवर द टाइम मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में आपका कोल का फॉर्मेशन होता है इसमें, क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो पीट सॉइल आपका वैसे करेक्ट हो जाता है इसमें, सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होने के कारण। तो आपका सी तो आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड 4 आपका एलिमिनेट हो जाता है ऐसे। फिर हम बात करें तो सबसे जो कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वो आपका ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर सॉइल में होता है। इसका रीज़न क्या है कि जो ट्रॉपिक्स पर आपका बहुत सारा टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी होती है, उसके कारण जो आपका सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिग्रेड होता जाता है, ठीक है। यहाँ पर डिग्रेडेशन का जो टाइम है या पीरियड है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, वो तो टाइम डिग्रेड होते रहते हैं। तो सबसे कम आपका ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर सॉइल में होता है, फिर उसके बाद में आपका टेम्परेट एग्रीकल्चर सॉइल में, देन आपका फॉरेस्ट सॉइल। तो इस टाइप से ये ऑर्डर बनता है और आपका ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स इज बेस्ट एक्सप्रेस इन द यूनिट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी नया टाइप का था, ठीक है। ये आपका मेनली एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री सेक्शन से ही कह सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है फ्लक्स, ठीक है। स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स क्या होता है। अब जैसा कि आपका इरेडियंस होता है, जैसे इरेडियंस क्या होता है जो आपके सनलाइट आती है अर्थ के सरफेस पर, ओके, रेडियंस होती है। जबकि जो ये एक्टिनिक फ्लक्स होता है ये आपका रेडिएंट एनर्जी होती है, ठीक है, सनलाइट के थ्रू जो रेडिएशन के फॉर्म में आती है वो आपका मेनली स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स होता है, ठीक है, जो कि यूज होता है या फिर यही आगे काम आता है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जो भी एटमॉस्फेयर में उसके लिए। और इसकी जो यूनिट है वो मेनली वेवलेंथ, एटर की वेवलेंथ ही, ठीक है। और इसको हम मेजर करते हैं किसमें, देखिए इसका जो मेनली यूज है यूनिट हम कह सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, और पर यूनिट वेवलेंथ लैम्डा ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्टिनिक फ्लक्स होता है इसको हम मेजर करते हैं एनर्जी अवेलेबल इन ऑल डायरेक्शन, याद रखना आप डायरेक्शन में, क्योंकि आपका इसको स्पेशली बनाता है इंपॉर्टेंट इन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री फॉर अंडरस्टैंडिंग द फोटोलाइसिस रेट्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। ये आपका रिमोट सेंसिंग का पोर्शन नहीं है, ये आपका मेनली एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, याद रखना आप। और इसका जो आंसर था आपका ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसकी जो यूनिट है सेंटीमीटर -2, ठीक है, सेकेंड -1 एंड नैनोमीटर -1, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप याद रखना ये चीज़, स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स की यूनिट, क्योंकि यूनिट से क्वेश्चन पूछते हैं। आपके जो जून 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें आपका यूनिट पूछा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो इसलिए कोई भी चीज़ पढ़ो तो और बता आपको थोड़ा सा यूनिट का आइडिया होना चाहिए उसका। तो ये था, ठीक है। और जो भी क्वेरी होगी वो आप कमेंट में मेंशन कर देना। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसलिए थोड़ा वो इसमें इश्यू हो सकता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो।